हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमार अर्जुन यादव है। हमारे चैनल द कुमार अर्जुन पीएससी वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वापस से आए हैं आपके बीच दूसरा इंटरव्यू लेके, जहां पर हमारे सामने वर्षा पवार मैम, जिनमें नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। तो मैम से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि वर्षा मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतने परिश्रम के बाद नायब तहसीलदार का पद जो है आपको मिला है। तो सबसे पहले मैम का जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। मेरा नाम वर्षा पवार है, मैं उज्जैन की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और मेरा ग्रेजुएशन सब उज्जैन से हुआ है। मैं सिविल सेवा में 2017 से लगी हुई हूँ और 2020 में मेरा चयन नायब तहसीलदार की पोस्ट पर हुआ है। मेरी बैकग्राउंड है वो कैसा रहा? मैं वैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में क्लरिकल पोस्ट पे हैं। इसके अलावा मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो मेरे दादाजी जो हैं वो शिक्षक हुआ करते थे, वो रिटायर हो चुके हैं। और मेरे 3 भाई बहन हैं और हम लोग सभी ऑलमोस्ट सरकारी सेवा में ही लगे हुए हैं। मैम, जैसे आपने सिविल सर्विसेज में आए आप, तो आपके कैसे विचार आया था कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है? और भी तो कोई ऑप्शन होंगे ना, मतलब कैसे आपने चूज़ किया कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है? जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो सिविल सेवा के बारे में मुझे पता तो पहले नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होते हो तो आपको पता चलता है, आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। आप ऑफिस के चक्कर लगाते हो, जब किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके साथ साथ 12th क्लास में एक्सेलेंस सर्टिफिकेट मिला था मुझे। वहाँ पर उज्जैन में उस टाइम पर एम गीता कलेक्टर हुआ करती थी, तो सबसे पहले मैंने कलेक्टर को तभी देखा था। तो कह सकते हैं कि एक इंस्पिरेशन वहीं से मिला कि उनकी पावर, उनकी पर्सनालिटी, उनका जो हेल्पिंग नेचर है वो सब देख के मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला। इसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स, मेरे दादाजी, मेरे अंकल आंटी, इनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। आपका जब सिलेक्शन हो गया है तो आपका जर्नी कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। आपकी स्कूलिंग से लगा के आपका जो आज सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में क्या क्या आपके सामने, आपकी किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा, थोड़ा सा बताएंगे तो उससे आई होप कि जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको इस आपकी जो स्टोरी है इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी जर्नी की बात की जाए तो बहुत पेशेंस चाहिए। टाइम पे मैं एक अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, ब्राइट स्टूडेंट थी, अच्छे मार्क्स आते थे मुझे। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप इस वर्ल्ड में कदम रखते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो और भी इस दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं। तो स्कूल, मैंने जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गई मैं, तब वो स्कूल काफ़ी अच्छा था, तो वहाँ पर और ब्राइट स्टूडेंट्स थे जो मुझसे काफ़ी अच्छे पढ़ते थे। फिर मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था। तो कॉलेज में जब एडमिशन लिया तब कॉलेज में भी पता चला कि अरे नहीं, अभी हम रेस में काफ़ी पीछे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो कॉलेज में भी मैंने पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गई थी जैसे ही मेरा कॉलेज हुआ था, उसके लास्ट ईयर के बाद में, और मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो क्या हुआ था कि पेरेंट्स के पास उनका फ़ाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो पेरेंट्स ने मुझे बोला कि हमारी फ़ाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ भी थी, क्योंकि एक लड़की को लेकर पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो लाजमी है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, तो उज्जैन के सबसे पास क्या है, इंदौर है, तो क्यों ना इंदौर से प्रिपरेशन की जाए। मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना इंदौर से, लेकिन उसी बीच सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी यूपीएससी पढ़ने के लिए दिल्ली में। तो जो एक सपना था जो कॉलेज के बाद देखा था, वो कहा कि नहीं, मुझे दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। तो फिर मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, और उसके बाद जब मैंने एमपीपीएससी 2019 का एग्ज़ाम दिया था, तो 2019 से लेकर आज 23 आ गया है। इतना ज़्यादा पेशेंस और इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने का जो अभी 2020 का रिज़ल्ट आया है, वो मुझे कल लगता है कि काफ़ी हैप्पी माहौल क्रिएट करता है। तो मुझे बस जो मैंने इससे सीखा है वो यही है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू विल हैव टू बर्न लाइक अ सन। आपका पेशेंस, आपका मोटिवेशन, सारी चीज़ें मैटर करती है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपका हार्ड वर्क, आपकी स्टडीज़, एवरीथिंग, तो सभी आपको पॉजिटिव वे में लेके चलना है, कभी भी निगेटिविटी अपने अंदर आने ना दें।
इसमें कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ ऐसे भी फेस करना पड़ा होगा आपको कि हमेशा मोटिवेट तो नहीं होंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि गिव अप कर दें यार, कि यार नहीं होगा, इतना टाइम हो गया है, ऐसा कुछ भी देखने को मिला हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके कई सारे मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपको मोटिवेट करते हैं, आप भी सेल्फ मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा आपके फ्रेंड्स, फैमिली, इवन रिलेटिव्स भी आपका साथ देते हैं हमेशा, क्योंकि आपने स्टार्ट की होती है प्रिपरेशन। लेकिन क्या होता है ना कि हर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल ले, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसको एक अटैम्प्ट से ज़्यादा लग जाए, और जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल रहा है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा होता है, उसके कॉलेज के टाइम से या कभी भी वो प्रिपेयर कर रहा होता है। तो जब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर ना हो, सेकेंड अटैम्प्ट में ना हो पाए, तो धीरे धीरे आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स कम होते जाते हैं। तब आपका जो साथ देता है वो होता है सेल्फ, आपका इनर कॉन्शियस। मतलब आप सेल्फ मोटिवेट करते रहें अपने आप को। जब मोटिवेशन के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, आप सिर्फ सेल्फ मोटिवेट करते रहें अपने आप को कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर कर लूँगी। तो बस मेरा ये मोटिवेशन फैक्टर यही था, तो मैंने ऐसे ही किया। जैसे आपने बताया कि आपका जो स्कॉलरशिप बेस पे दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर आपका पढ़ने का क्या शेड्यूल रहता था, कितने टाइम आप दिल्ली में मैं दिल्ली में 3 साल रही थी। कोविड के टाइम पे मुझे वापस आना वापस आना पड़ा था। तो ये हुआ था कि मेरा जो दिल्ली का शेड्यूल था वो ये था कि सुबह मैं उठती थी 5:30-6 बजे करीबन, अपना खुद का खाना बनाती थी, पैक करती थी। 8 बजे तक मुझे एनी हाउ लाइब्रेरी पहुंचना होता था। मैं लाइब्रेरी जाती थी सुबह से शाम तक, इवन रात को 9 साढ़े 9 बज जाते थे, लाइब्रेरी में ही रहती थी, वहीं पढ़ती थी। फिर वहाँ से जब मैं वापस आती थी फिर अपना खाना बनाती थी, खाना बनाने के बाद खा के सो जाती थी। और ये मेरा शेड्यूल रेगुलर था। ना मैं सैटरडे देखती थी, ना मैं संडे देखती थी। तो एक जो डिसिप्लिन चाहिए सिविल सेवा को निकालने के लिए, मैं यहाँ पर मौजूद हर एक स्टूडेंट को कहना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन रहिए, एक ना एक दिन आपकी एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर वापस इंदौर आए दिल्ली के बाद में, फिर यहाँ पर आपने MPPSC का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर क्या रहता था आपका शेड्यूल, यहाँ पे कुछ क्लासेस वगैरह की या फिर खुद ने सेल्फ पढ़ाई की आपने? देखिए, मेंस की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो डेली आंसर राइटिंग कीजिए। मैं भी डेली आंसर राइटिंग करती थी, तो मेरा शेड्यूल वही था जो मेरा दिल्ली में शेड्यूल था, वही शेड्यूल यहाँ पे भी था। एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, सुबह 8 से रात को 8 तक वहीं रहती थी। क्योंकि मैं खाना खुद ही बनाती थी, तो मुझे सुबह से शाम तक किसी और चीज़ के लिए समय नहीं मिलता था। मैं सुबह से शाम तक पढ़ती रहती थी और फिर यहाँ आकर सो जाती। 12th पास आउट रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किस टाइप से आपको अगर सिविल सर्विसेज में आना है तो किस टाइप से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो अब सिविल सर्विसेज में 3 फेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आपको प्रीलिम्स पहले करना चाहिए या मेंस का प्रिपरेशन पहले करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ ही हो जाती है। जैसे अगर कोई 12th पास स्टूडेंट है, अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो वो उसी की NCERT से स्टार्ट कर सकता है, जो कि उसने 6 to 12th तक पढ़ी है। तो वो NCERT से स्टार्ट करे, बेसिक फाउंडेशन बुक NCERT होती है। इसके अलावा प्री और मेंस की साथ में प्रिपरेशन होती है। आप MP GK की बुक ले लीजिए। आप इसके अलावा जो स्टैटिक बुक होती हैं, जैसे पॉलिटी की कई लक्ष्मीकांत होती है, या इस तरीके की और भी कई बुक होती हैं, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम होती है, तो ऐसी बुक्स को प्रेफर कीजिए। ये बुक एक ऑथेंटिक बुक होती है और ये आपको पूरी प्रिपरेशन में काम भी देती है। तो इस तरीके की बुक्स का इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ देते रहिए। आप टेस्ट सीरीज़ देने में अगर सक्षम नहीं हैं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं वो टेस्ट सीरीज़, या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। अच्छा हाँ, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने उन्हें एनालिसिस कर लिया ना, तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो आप पहले उसे देखिए, फिर सिलेबस के हिसाब से अपने सिनॉप्स बना के रखिए और उन सिनॉप्स को आप रिवाइज कीजिए। मेंस की बात करते हैं मैम, तो मेंस में आपने नोट्स बनाना जो रहता है वो फर्स्ट रीडिंग में स्टार्ट कर दिया था या फिर कैसे बनाते थे, थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे तो जिनको भी नोट्स बनाना है? फर्स्ट रीडिंग जैसे आप करते हैं तो आप नॉर्मल, जैसे बुक होती है एक कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हो, किसी कहानी की बुक पढ़ रहे हो, तो आप वो बुक नॉर्मल पढ़िए। जब आप सेकंड रीडिंग करते हैं तब तक आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और आपको किस तरीके के आंसर्स लिखने हैं। तो आप अपने एक सिनॉप्स तैयार कर लीजिए। जैसे कोई भी एक टॉपिक है, सपोज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक क्या होता है, PDS सिस्टम क्या होता है, उसका कुछ एग्जाम्पल दे दिया आपने, उसके मेरिट्स दे दिए, डीमेरिट्स दे
देती है। अब इसे अगर आप पॉइंट फॉर्म में आधे पेज पर भी लिख लेंगे तो आपका मेंस का जो सिलेबस रहेगा वो धीरे धीरे करके कंप्लीट होता जाएगा। और वो सिनॉप्स आप जब मेंस दे रहे होते हैं, चूँकि आपको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, तो वो सिनॉप्स आप जल्दी जल्दी निपटाइए और मेंस दीजिए। तो अच्छा, जैसे कुछ मेंस के लिए आप जो बुक प्रेफर करते थे उसका सजेस्ट कर पाएंगे? जैसे कि कुछ आपने बताया कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, ऐसे ही थोड़े जो यूनिट वाइज सब्जेक्ट हैं मेंस के जो हैं उनमें कुछ एस्थेटिक बुक। अब देखिए, ये डिपेंड करता है। जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मेरे पास इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं थी, बुक्स इन द सेंस नोट्स अवेलेबल नहीं थे। हिंदी मीडियम के काफ़ी सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो मुझे ये कहना है कि अगर आपके नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास तो आप उन्हीं नोट्स में से सिनॉप्स बना लीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो जैसे मैंने किया था, लक्ष्मीकांत पढ़ी, फिर मैंने कुछ उसके सिनॉप्स बना लिए। हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम ली थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए और मिडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। ज्योग्राफी में एक जीसी लियोंग करके बुक होती है, मैंने वो भी पढ़ी थी। इकोनॉमी में जैसे यूपीएससी का सिलेबस होता है तो मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी। आप लूसेंट भी प्रेफर कर सकते हैं, लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स गेन कर। सिविल सर्विसेज का जो चुनाव किया कि मुझे यही करना है, ऐसा भी अगर सोचा होगा ना कि अगर नहीं भी हुआ तो प्लान भी होना चाहिए? अर्जुन, मुझे हमेशा से ये लगता था कि विकल्प जो होते हैं वो संकल्प को कमज़ोर कर देते हैं। तो मैंने कभी भी सिविल सर्विसेज के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं। मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि नहीं, मुझे करना है, एनी हाउ मुझे करना है। कितना समय लगेगा, 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 4 साल लग जाएंगे, लेकिन करना है। तो वो जो एक कीप डूइंग इट वाली हैबिट थी वो हमेशा थी। आपको रोना आ रहा है, कीप डूइंग इट। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कीप डूइंग इट। आप पर सोशल प्रेशर है, कीप डूइंग इट, एनी हाउ कीप डूइंग इट। तो ये जो डिसिप्लिन और परसीवरेंस है ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करता है। तो बस मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे यही करना है और मुझे लोक सेवा करनी है। इसके अलावा भी आपने कोई एग्ज़ाम दिए थे जैसे पटवारी वगैरह? क्योंकि जानना चाहते हैं, मतलब रहते हैं एस्पिरेंट की यार सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो ट्राई तो किया ही होगा, चाहे उस फील्ड में नहीं जाना हो, लेकिन ट्राई तो करते ही हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, वो एक तरीके से लोक सेवा की ही एक पड़ाव होता है, लोक सेवा का पड़ाव होता है। आप पटवारी के थ्रू दीजिए, आप सिविल सेवा के थ्रू दीजिए, या आप गवर्नमेंट की कोई सी भी जॉब से कीजिए, अगर आप उसे कर रहे हैं तो आप एक तरीके से लोक सेवा ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, आई थिंक आज ही पटवारी का रिजल्ट आया है, तो जिनका भी पटवारी में सिलेक्शन हुआ है उन्हें मैं तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। भी होगा कि यार मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ इस टाइम, और एक पल ऐसा भी कि यार आज सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिली, तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से 2 चीज़ें थी? सबसे बुरा पल और सबसे अच्छा पल? सबसे बुरा पल तो यही था कि जो 5 साल की जर्नी थी, ये सबसे बुरी जर्नी थी। बुरी नहीं कह सकते, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं ना, असफलता सफलता की ही सीढ़ी होती है, या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। लेकिन ये था कि हाँ, प्रेशर काफ़ी था, सामाजिक प्रेशर बहुत था और आर्थिक तंगी भी थी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा दबाव वाला मेरा फेज़ था। लेकिन सबसे अच्छा पल मेरा ये था जब इतने साल की मेहनत के बाद रिजल्ट आया, तो एक तरीके का सुकून था कि चलो, वो जो सूखा था वो चला गया है। सबसे ज़्यादा किनका सपोर्ट रहा, मतलब किनका रोल रहा? सबसे बड़ा रोल तो मेरे दादाजी का था। उसके अलावा पेरेंट्स का जो रोल होता है उनको तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा मेरे गुरु और मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। कभी कभी होता था कि यार छोड़ देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मैं इस चीज़ के लिए बनी भी हूँ, बनी हूँ तो फिर अभी हो क्यों नहीं रहा है, और नहीं बनी हूँ तो फिर कुछ और करूँ। लेकिन वो था ना कि सिविल सेवा ही करनी है एनी हाउ। तो मोटिवेशनल फैक्टर तो दोस्तों ने बहुत साथ दिया। दोस्तों ने इतना साथ दिया कि जब भी मैं कमज़ोर पड़ती थी वो मुझे बोलते थे कि नहीं, आप करो, आप कर लोगी। उन्हें मुझसे ज़्यादा भरोसा था, आप ये कह सकते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका जो सिलेक्शन है नायब तहसीलदार के पद पे हो चुका है, तो आप सबसे पहले अपने किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और विमेन एम्पावरमेंट पर काम करना चाहूँगी, क्योंकि ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर और भी ज़्यादा काम की ज़रूरत है। तो मैं इन 3 सेक्टर्स पर काम करना चाहूँगी। मैम, थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। आपका क्या रहा था प्रीलिम्स, मेंस और इंटर? हाँ, जैसे मैंने कि बताया कि 17 का मेरा प्रीलिम्स निकला था, मैंने मेंस दिया था, बट मेरा मेंस नहीं निकल पाया था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरी कोई गलती ही रही होगी।
तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आपकी क्या गलतियाँ रह गई। आपने पिछला अटेम्प्ट दिया, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो क्या गलतियाँ थी जो आपका क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि मैंने 17 दिया, नहीं हुआ, मैंने 18 दिया, मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला। उस दौरान मुझे समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक क्या थी? फिर मैंने उन मिस्टेक्स को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद उसका सल्यूशन निकाला कि कैसे मैं इस मिस्टेक को दूर कर सकती हूँ। और 19 मैंने फिर से दिया, 19 में मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, फिलहाल इंटरव्यू है मेरा, और 20 में मैं नायब तहसीलदार की पोस्ट पर हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई कमी रह भी जाती है आपकी प्रिपरेशन में, तो आपको वो कमी ढूंढना है, निकालना है और उस कमी पर लगातार प्रयास करना है। जैसे कि मुझसे कभी भी डेट और जो ईयर्स होते हैं वो कभी याद नहीं होते थे, तो मैं क्या करती थी कि उन्हें एक पेपर पर लिख लेती थी और उस पेपर को रोज़ पढ़ती थी, रटती नहीं थी लेकिन रोज़ पढ़ती थी। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये होता है कि आप उस डेट को, आपको बहुत अच्छे से वो डेट याद हो जाती है। तो इस तरीके की अपनी कमियां ढूंढिए, उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, तो आप निकाल लेंगे, आज नहीं तो कल आप क्लियर कर लेंगे। और मेंस में नोट्स बनाने का क्या तरीका था आपका? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं सिनॉप्स बनाती थी। तो जैसे सिलेबस आपके पास है, सिलेबस का कोई एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक के जितने भी फैक्ट्स हैं, पहले एक फैक्ट का कॉलम बना लीजिए, फैक्ट लिख लीजिए। फैक्ट लिखने के बाद किसी चीज़ का डीमेरिट, किसी चीज़ का मेरिट, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके, वो सारी चीज़, लेकिन ये छोटे से छोटे पॉइंट में, जितना कम हो सके उतने कम पॉइंट्स में लिख लीजिए। ये सिनॉप्स बना लीजिए और फिर मेन एग्जाम के दौरान आप उसे सिर्फ पढ़ के चले जाइए, आप वहाँ पर जाके लिख देंगे। जैसा कि मैम, जैसे सिलेक्शन होता ही है, लेकिन कुछ लोगों का जो 2-2 3-3 नंबर से रह जाते हैं, 1-1 2-2 नंबर से रह जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। तो जैसे आपने भी कम बैक किया है, आप भी 1-1 2-2 नंबर से, जैसा कि आपने बताया कि मैं भी 1-1 2-2 नंबर से रह चुकी हूँ, फिर वापस से फिर लगना पड़ा, फिर वापस से तैयारी करनी पड़ी और फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। तो जैसा उन लोगों के लिए जो रुक गए नंबर, मतलब आ नहीं पाए हैं, तो उनको कैसे वापस से कम बैक करना चाहिए? बिल्कुल, मेरे साथ प्रीलिम्स में हमेशा ऐसा रहा है कि या तो मैं 1 नंबर से रुकी हूँ या मैंने 1 नंबर से पूरी सफलता हासिल की है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप 1 नंबर से, 2 नंबर से रुक भी जाते हैं, अगर आपको फेलियर फेस करने भी पड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी निरंतरता आपका सबसे बड़ा टूल होता है आपकी जर्नी का। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, डिसिप्लिन के साथ प्रयास करते रहिए, आप सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। जैसे कि मैम, लगातार पढ़ना थोड़ा सा वो रहता है, अगर 2-4 घंटे बैठ जाते हैं, कोई बैठ नहीं पाता है, तो लगातार अपने आप को पर डे कंसिस्टेंसी के साथ कैसे पढ़े? बिल्कुल, जैसे कि टॉपर्स होते हैं वो 12 घंटे नहीं पढ़ते हैं। मैं 12 घंटे की लाइब्रेरी ज़रूर जाती थी, पर 12 घंटे लगातार आप नहीं पढ़ सकते। आप या तो 5 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं। तो अगर इस बीच आपको ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं, तो आप मूवी देख लीजिए, आप गाने सुन लीजिए, कई सारे आपके एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं, आप वो कर सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन लगातार उसी चीज़ में आप खुद को झोंक देना वो भी अच्छा नहीं होता है। तो आप अपनी लाइफ भी जिए। जैसे कि मेरी ट्रैवलिंग हॉबी थी, तो मैं काफ़ी सारी जगह घूमने भी जाती थी। जब मैं परेशान हो जाती थी, मान लो कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो आप क्या होते हो ना, आप डिस्करेज हो जाते हो। तो अपने आप को एनकरेज करने के लिए थोड़ा समय अपने आप को भी दीजिए और फिर उसके बाद फिर से गेट बैक ऑन योर ट्रैक। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास करते रहना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट के साथ में एक इशू है, फाइनेंशियल का रहता है। तो कहीं का सवाल रहता है कि यार कोचिंग करना ही ज़रूरी है क्या? वही टॉपर्स बन सकते हैं क्या? वही जो है सिलेक्शन ले सकते हैं? तो आपको लगता है क्या सेल्फ भी करके आप एक अधिकारी बन सकते हैं? बिल्कुल, आप सेल्फ करके भी एक अधिकारी बन सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस रास्ते को आप पकड़ेंगे तो आप अधिकारी बन जाएंगे। तो एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपके पास सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन उन सोर्स को लिमिटेड करना सीखिए। जैसे कि मार्केट में बुक्स बहुत अवेलेबल है, मार्केट में नोट्स बहुत अवेलेबल है, लेकिन उन नोट्स को कंसाइज कीजिए और उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़िए। तो बिल्कुल आप बिना किसी कोचिंग के या बिना मतलब सेल्फ प्रिपरेशन करते हुए भी आप अधिकारी के लिए आपका कोई सुझाव? सिविल सर्विसेज की जो एक प्रिपरेशन होती है, ये एक जर्नी होती है। आपको नहीं पता इसमें आपको कितना समय लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के दौरान 4 बेसिक पिलर्स होते हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। वो होता है पेशेंस, परसीवरेंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। अगर ये चारों में आप सक्षम हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं बस एंड करता हूँ। मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे एक आग्रह बुला लिया और
आई होप आप लोगों को इनसे कुछ ना कुछ तो सीखने का ज़रूर मिले होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।